हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया जो था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वही आज से हम स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेकंड चैप्टर रहेगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का। ओके, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट करी है ना? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसे बोरो करा है हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। इसे बोरो करा है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे मेरा यह है कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑलरेडी है, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑलरेडी है हमारे पास, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट करने का क्या मकसद? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट करने का क्या मकसद है? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने क्यों क्रिएट करी जब ऑलरेडी हमारे पास प्रेसिडेंट है? तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट करने के पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है कि अगर इन केस अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाए, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाए, है ना? तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें कौन चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि इन केस इफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, है ना, देन देयर शुड बी अ पर्सन हु डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, है ना, वैकेंसी क्रिएट हो जाए प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो ऐसा पर्सन चाहिए जो कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी वैकेंट नहीं रहना चाहिए। प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वैकेंट कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है दोस्तों, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में जितने भी डिसीजंस होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से पर्सन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वहीं प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके नाम से लिए जाते हैं भाई? वो किसके नाम से लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। ओके, तो इस करके जो प्रेसिडेंट की ऑफिस है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसी वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें कौन चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। ओके, तो ही इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 63 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्रिएट करता है? तो वह है आर्टिकल 63। और प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्रिएट करने वाला आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 52। दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए आपको। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 सिर्फ यह कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, तो वही आर्टिकल 64 हमें क्या बताता है दोस्तों? आर्टिकल 3 किससे रिलेटेड है भाई? आर्टिकल 3 है हमारा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिलेटेड। तो ही आर्टिकल 64 क्या कहते हैं? आर्टिकल 64 हमें यह बताता है कि यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 64 हमें बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज द इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, जो कोई भी उपराष्ट्रपति होंगे
वो ऑटोमेटिकली जो कोई भी उपराष्ट्रपति होंगे दोस्तों, जो कोई भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली ही पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी राज्यसभा के सभापति होंगे। जो कोई भी होंगे यानी कि जो पार्लियामेंट में अपर हाउस होता है, अपर हाउस होता है, अपर हाउस जो होगी वो है राज्यसभा, राज्यसभा। और राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा दोस्तों, वो कौन होंगे? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, जो कोई भी है ना, यहाँ पे चुनाव किसके होंगे? यहाँ पे चुनाव होंगे सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति के, और जो उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली ही कौन होंगे? ऑटोमेटिकली ही अपर हाउस यानी राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। यह है एक्स ऑफिशियो कन्वीनिंग, है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। वही अगर मैं एक बात कहूं, जो इन्हें, है ना, ध्यान दे, जो इन्हें यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाता हूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ओके, जो वाइस प्रेसिडेंट है मेनली ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं, है ना, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन होते हैं ऑफ राज्यसभा, ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इन्हें जो सैलरी और पेंशन्स दी जाती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में दी जाती है, यानी कि ही ड्रॉ हिज सैलरी एंड पेंशन्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इन्हें जो सैलरी और पेंशन दी जाती है वो उपराष्ट्रपति की नहीं दी जाती, वो उपराष्ट्रपति की नहीं दी जाती, है ना। जो सैलरी और पेंशन दी जाती है वो दी जाती है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में उन्हें सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं। ओके, जैसे कि हमने कहा, जब वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो वही उस वैकेंसी को फिल कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम करते हैं, प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं, जब यही वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे? जब यही वाइस प्रेसिडेंट आपके क्या बन जाएंगे? जब यही वाइस प्रेसिडेंट आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन बनते हैं? अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। तो उस दौरान, एक्टिंग प्रेसिडेंट के दौरान इन्हें जो सैलरी और पेंशन दी जाती है, इस दौरान इन्हें जो सैलरी एंड पेंशन दी जाती है ना, तो वो दी जाती है राष्ट्रपति की। ओके, जो राष्ट्रपति की सैलरी और भत्ते हैं वही इन्हें भी दिए जाते हैं उस दौरान जिस दौरान ये प्रेसिडेंट का काम करते हैं। सपोज ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, मान लो 6 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए ये प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं ड्यू टू दी वैकेंसी इन, है ना, ड्यू टू वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इन 6 मंथ्स के लिए इन्हें जो सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन के नहीं दिए जाएंगे, बल्कि किसके दिए जाएंगे? है ना, किसके दिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के। ओके, किसके दिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के। तो ये चीज है कि मेन क्या है ना, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति ना होते हैं। जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपर हाउस यानी राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, और उन्हें जो सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में दिए जाते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे, है ना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, जब वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे होते हैं, जब वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो उस दौरान उन्हें जो सैलरी एंड पेंशन दी जाती है वो राष्ट्रपति की दी जाती है, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। समझ गए? तो ये था हमारा आर्टिकल 64। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 यही बात क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है कि भाई जब जब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, देन इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द
प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 65 हमें क्या बताता है दोस्तों कि व्हेन इन अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन अब्सेंस ऑफ अ प्रेसिडेंट, in absence of a president, in absence of president, vice president, vice president acts as a president। acts as a president। ओके, कब दोस्तों, कब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, कब? क्वेश्चन है कि कब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। ओके, एक्टिंग प्रेसिडेंट कब ये बनेंगे, तो इस चीज को समझो दोस्तों। मान लो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जब प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो, कैसे? या तो, या तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, वे अपना रेजिग्नेशन दे दे, या दोस्तों कैसे, या राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान डेथ हो जाए, या कैसे क्रिएट हो सकती हैं, या उन्हें हटा दिया जाए बाय इम्पीचमेंट, या उनका इम्पीचमेंट कर दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। ध्यान रखिए, इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का वो पार्लियामेंट करती है, या अदरवाइज, या अदरवाइज, अदरवाइज जैसे कि कोई और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ना, व्हेन ही, जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाए टू होल्ड ऑफिस, अपने ऑफिस को, अपने ऑफिस का कार्यभार संभालने की पोजीशन में ना रहे, सपोज वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या मेंटल अनस्टेबल हो जाए। ओके, या फिर है ना, जो इलेक्शन जो होंगे प्रेसिडेंट के, इलेक्शन जो होंगे प्रेसिडेंट के, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कैसे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, तो ऐसे में जब इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है दोस्तों, जब इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी, है ना, देन इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जब इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है ना, उस दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे, वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। ओके, लेकिन कोई भी वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक प्रेसिडेंट बन के रह सकता है, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने समय तक वो बन के रह सकता है। तो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट 6, कितना, 6, मैक्सिमम 6 मंथ्स, 6 महीने जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए कोई भी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। आई होप आप क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा। सही है? इसके बाद है दोस्तों हमारा इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो है आर्टिकल 66। ओके, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, हमें सबसे पहले इसमें
ये बात पता रहनी चाहिए कि जो इलेक्शन होते हैं टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इसका मतलब है इसमें जो लोग हैं, है ना, इसमें जो लोग हैं वो, है ना, पीपल्स डू नॉट पार्टिसिपेट, इसमें जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि पार्टिसिपेट कौन करते हैं? फिर पार्टिसिपेट करते हैं कौन? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके, वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, इन इनडायरेक्ट इलेक्शन में, यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जो बॉडी है ना, जो बॉडी उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, जो बॉडी उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है उसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, जो बॉडी उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है उसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? इस इलेक्टोरल कॉलेज के कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो इस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होंगे दोस्तों वो होंगे मेंबर्स ऑफ, जो इंपॉर्टेंट है याद रखना अपने, मेंबर्स ऑफ बोथ दी लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब यहाँ पे कीवर्ड है दोस्तों कि जो, यहाँ पे कीवर्ड है कि जो मेंबर्स होंगे, कौन? मेंबर्स। यहाँ पे ना तो इलेक्टेड की बात करी है, ना ही नॉमिनेटेड की बात करी है। इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड, दोनों, नॉमिनेटेड भी, दोनों ही तरह के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नोट बना के आपने लिख लेना है, नोट बना करके, क्या नोट बना करके लिख लेना है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, वे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, दो दे पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हालांकि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? जुल्म करना, यहाँ पे आपने क्या याद रखना है दोस्तों कि जो एमएलए है ना, एमएलए जो होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट। ये एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, दो दे पार्टिसिपेट इन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 666। अगर इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा आपके लिए, और वो पॉइंट रहेगा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मेथड की हम बात कर सकते हैं, मेथड। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखता हूं, क्या हो रहा है भाई? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उनको चुनने के लिए दो प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। यानी कि जो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है इज सेम एज दैट ऑफ द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसी तरह से भारत के उपराष्ट्रपति को भी चुना जाता है। ओके, जो प्रिंसिपल्स भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए यूज में लिए जाते हैं, वही प्रिंसिपल्स, वही सिद्धांत दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए लिए जाते हैं। और वो दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ये आप देखो। सबसे पहला प्रिंसिपल्स क्या है दोस्तों? एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दूसरा प्रिंसिपल काम में लिया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम। ओके, दोनों ही प्रिंसिपल मैंने समझा रखे हैं आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आप वहां पे समझ सकते हैं। वही जो जो वोटिंग होती है ना, अब वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। सीक्रेट बैलेट से ली जाती है। ओके भाई, समझ गए? manner of election of vice president is same as that of the manner of election of a president. Election of a vice president ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 66 क्लॉज 3 यानी 66 क्लॉज 3। यह भी एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 66 क्लॉज 3 क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 हमें बताता है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ओके, अगर आप रिकॉल करो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस को, अगर आप रिकॉल करो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस को, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन को? चलो हम पहले क्वालिफिकेशन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए कि वो एक भारत का नागरिक हो। ओके, भारत का नागरिक हो, है ना, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक हो। ओके, वही दूसरी क्वालिफिकेशन चाहिए कि उसकी जो मिनिमम एज है दोस्तों, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? उसकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए 35 ऑफ ईयर्स, 35 वर्ष, 35 ईयर्स। वही थर्ड अगर मैं देखूं, थर्ड अगर मैं बताऊं तो ही शुड बी क्वालिफाई। वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। ही शुड क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, वो राज्यसभा का
सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी उपराष्ट्रपति की योग्यता में। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मैंने अंडरलाइन क्यों करा, अभी अभी 1 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा, या इसे हाईलाइट इतना क्यों करा है मैंने, ये आपको अब पता चल जाएगा अभी। वही जो फोर्थ क्वालिफिकेशन चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए कि वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड, शुड नॉट होल्ड एनी office of profit, should not hold any office of profit under यूनियन गवर्नमेंट, किसी भी यूनियन गवर्नमेंट में या किसी स्टेट गवर्नमेंट में या किसी लोकल गवर्नमेंट में या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो पब्लिक अथॉरिटी हो या पब्लिक बॉडी हो, है ना, उसमें लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ओके, ये 4 क्वालिफिकेशन है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कि वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, है ना, ना तो यूनियन गवर्नमेंट में, ना तो स्टेट गवर्नमेंट में, ना ही किसी लोकल गवर्नमेंट में, ना ही पब्लिक बॉडी में। ओके, ना ही पब्लिक अथॉरिटी बॉडी में। ओके, सपोज अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, इफ एनीवन होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो तो उसे उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले अपना रिजाइन देना पड़ता है, रिजाइन बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उस पद से रिजाइन देना पड़ेगा, उस पद से रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, समझ गए आप। अब मैंने इसको हाईलाइट क्यों करा है राज्यसभा को इसलिए हाईलाइट करा है दोस्तों, जब हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो योग्यता देखी थी, हमने वहां पे क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि वो भारत का नागरिक हो, सही है, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा हमने देखा था कि उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही। थर्ड हमने देखा था, वहां पे देखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वही वही वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये भी वहां पे सेम था कि शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल गवर्नमेंट और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। ओके, साथ में हमने वहां पे यह भी देखा था कि भाई ऐसे कौन कौन से पद हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद नहीं माना जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, है ना। तो ऐसे कौन कौन सी ऑफिस है जो लाभ का पद नहीं, जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है। सबसे पहले सिटिंग, जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। दूसरा, कोई भी यूनियन लेवल का जो मिनिस्टर होगा, कोई भी यूनियन मिनिस्टर जो होगा, उसका जो पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए। वही मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल, यानी स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो वही जो गवर्नर्स होते हैं उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये 4 एक्सेप्शंस हैं, ये 4 पोस्ट है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर, एनी मिनिस्टर्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर्स। इनकी जो है ना, इनका जो ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो, यानी कि इन्हें रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझे। और कोई भी हो गए जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट
का चुनाव लड़ना होगा उन्हें अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इस्तीफा देना जरूरी होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट क्या है? तो फैक्ट है दोस्तों, सबसे पहला आप देखो कि जिस किसी को भी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है आरबीआई में, और वो कितनी होगी? 15,000 रुपए। कितनी होगी दोस्तों? 15,000 रुपए। ओके, 15,000 रुपए आरबीआई में सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाना पड़ते हैं उसे, जिसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना होता है। वही सेकंड क्या है दोस्तों कि जो नॉमिनेशन पेपर होता है और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट बी प्रपोज्ड बाय मिनिमम 20 इलेक्टर्स, proposed by minimum 20 electors as proposer and 20 electors as seconders। इसका मतलब क्या है कि जो भी नामांकन होगा, नॉमिनेशन पेपर होगा वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, है ना, तो उसको प्रपोज किया जाना चाहिए कम से कम 20 इलेक्टर्स के द्वारा। ये इलेक्टर्स कौन होंगे? ये इलेक्टर्स होंगे दोस्तों जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होंगे वे। यानी एमपी से पार्टिसिपेट करते हैं तो कम से कम 20 एमपी के द्वारा उनका जो नॉमिनेशन पेपर होगा उसको प्रपोज किया जाना चाहिए। तो वही और 20 एमपी हमें ऐसे चाहिए, कम से कम 20 एमपी हमें ऐसे चाहिए और जो उस प्रपोजल को सपोर्ट करे, उन्हें क्या बोला जाता है? सेकेंडर्स। उन्हें क्या बोला जाता है? सेकेंडर्स। ओके, तो वही प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 50-50 की बाजी चलती है। यहाँ पे 50-50 प्रेसिडेंट के केस की बात कर रहा हूं। 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजल, तो वही 50 मिनिमम 50 इलेक्टर्स एज अ 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर्स। ओके, तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है कि जो भी दोस्तों जो भी डिस्प्यूट और डाउट होंगे रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो भी डाउट या डिस्प्यूट्स होंगे रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ओके, इन्हें रिजॉल्व किया जाता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा दोस्तों, जो भी वर्डिक्ट देगा या जो भी जजमेंट देगा वो फाइनल होगी, है ना, वो फाइनल मानी जाती है। वो फाइनल मानी जाती है। जो भी डाउट या डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट राइज होंगे उनको उनको रिजॉल्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट या जो जजमेंट होगी उस केस में वो फाइनल मानी जाती है। वो क्या मानी जाती है? अंतिम मानी जाती है। उसको कहीं भी आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो वही तो वही साथ में जो इलेक्शन जो होगा वाइस प्रेसिडेंट का, साथ में जो इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का, है ना, जो इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसको उसको चुनौती इस वजह से नहीं दी जा सकती, है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इस वजह से नहीं दी जा सकती कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इनकम्प्लीट है। इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। यह दोस्तों अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट का मतलब है कि मान लो कुछ एमपीज अब वोटिंग नहीं करे, अगर तो इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। किस लिए?
है ना, किस लिए, इस बेस पे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इस बेस पे, इस ग्राउंड के बेस पे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना, ऑन दिस ग्राउंड कैन नॉट चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट या कैन नॉट चैलेंज इन जुडिशरी। ओके, किस ग्राउंड के बेस पे, इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, इस ग्राउंड के बेस पे, समझ गए। तो वही सपोज, तो वही अगर तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट, सपोज अगर तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, अगर इस इलेक्शन को दोस्तों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, है ना, वाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वे वे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होते हैं, उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाता, यानी कि वो फोर्स में रहते हैं, वे लागू रहते हैं, समझे। यही चीज हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कही थी कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में जो उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उससे पहले वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होते हैं, वे, है ना, दे रिमेन्स इन फोर्स, है ना, वे लागू रहते हैं वैसे के वैसे ही, समझ गए। तो वही दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 ओके, जो कि है ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड। राष्ट्रपति को अपना पद संभालने से पहले, उपराष्ट्रपति को अपना पद संभालने से पहले उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेना होती है। तो वही इन्हें जो उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाई जाती है, इन्हें वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हु एडमिनिस्टर्ड दी who administered the oath to the office of vice president, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर होगा कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, या ऐसा कोई और व्यक्ति भी दिला सकते हैं इनको शपथ, जो जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा, है ना, एनीवन हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन दैट वी हैव, ओके, यानी कि ऐसा व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिला सकते हैं जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होगा। इन्हें पद की शपथ में कसमें दिलाई जाती हैं, क्या इन्हें कसम दिलाई जाती है कि ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं आस्था रखेंगे, है ना, टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजियंस, टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था एवं निष्ठा रखेंगे। दूसरा, है ना, ये अपने कार्यालय के दौरान कार्यों को ईमानदारी से करेंगे, टू फेथफुली डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ हिज ऑफिस, ओके। इन चीज की यह शपथ दिलाई जाती है, यह शपथ दिलाई जाती है उपराष्ट्रपति को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इन्हें
इन्हें पद की शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट साहब। समझ लिए? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67, टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है भाई? टर्म जो होता है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का, अब वो होता है 5 वर्षों का, 5 इयर्स का। कितना दोस्तों? 5 इयर्स। ओके, 5 इयर्स का। यह 5 साल कब से काउंट होते हैं? जिस दिन ये अपने पद की शपथ लेते हैं या जिस दिन ये अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, उस दिन से 5 साल का, उस दिन से 5 साल के लिए इनका कार्यकाल रहता है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, इस चीज को समझो। मान लो ये इनका टाइम पीरियड है 5 वर्षों का, 5 इयर्स। ओके, मैं मान के चल रहा हूं, मान लो 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को मान लो उपराष्ट्रपति ने अपना पद संभाला, तो ये कब तक रहेगा? 1 जुलाई 2027 तक ये अपने अपने ऑफिस में बने रहेंगे, 1 जुलाई 2027 तक। समझे? हमें यहाँ पे क्या समझना है? हमें यहाँ पे 2-3 चीजें और समझनी है। वो चीजें क्या है? वो चीजें क्या रहेगी दोस्तों? वो चीजें हैं कि जैसे इन किन केसेस में इनका कार्यकाल 5 वर्षों से ज्यादा बढ़ सकता है। किसी भी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा कैसे हो सकता है, और किसी भी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष से छोटा कैसे हो सकता है। यही चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले 5 वर्षों से ज्यादा इनका कार्यकाल कैसे हो सकता है? 5 वर्षों से ज्यादा इनका कार्यकाल 2 केस में हो सकता है। एक, पहला तो ये कि भाई ये अपने ऑफिस में तब तक बने रहेंगे, है ना, जब तक अगला उपराष्ट्रपति चुन के अपना पद ग्रहण ना कर ले। साथ ही ये अब अपने 5 वर्षों से अधिक समय तक तब बने रहेंगे जब ये दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे, दोबारा से चुनकर आ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? क्या कह रहा हूं? मान लो, सपोज मान लो ये 5 वर्षों से ज्यादा तब तक बने रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 5 वर्षों से ज्यादा तब तक बने रहेंगे जब तक कि अगला उपराष्ट्रपति चुनकर अपना पद ग्रहण न कर ले। दूसरा, ये 5 का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक तब होगा जब ये दोबारा से ही चुनकर आ जाए। यानी कि एक तो री इलेक्ट होकर, अगर तो री इलेक्ट हो जाए, है ना, और और कैसे? जब इलेक्शन में अगले उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में डिले हो जाए, अगले उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में डिले हो जाए, तब ये अपने 5 वर्षों से अधिक बने रहेंगे। तो वही 5 वर्षों से कम का समय कब होगा? 5 वर्षों से कम का समय तब होगा जब ये रिजाइन कर जाए, जब ये रिजाइन कर दे, या जब जब इन्हें हटा दिया जाए, जब इन्हें हटा दिया जाए, जब इनका रिमूवल कर दिया जाए। ओके, इन्हीं पॉइंट्स को हमने वन बाय वन हमने इनको लिखना है। सबसे पहले ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon his office। ओके, तो ही दूसरा
दूसरा, ही होल्ड्स ऑफिस beyond the term of 5 years until his successor assumes charges, जब तक कि आगे वाला उपराष्ट्रपति चुनकर अपना पद ग्रहण ना कर ले। वही इसमें हटा देता हूं। थर्ड, ही री इलेक्ट फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, वो कितने भी बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। चौथा, ही resigns from his office before the completion of his tenure of 5 years by addressing his resignation। ये अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपते हैं भाई? by addressing his resignation to the president। किसे? राष्ट्रपति को ये अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं भाई? राष्ट्रपति को ये अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। तो वही पांचवा क्या होगा? he can removed from his office at any time। किसी भी समय इन्हें इनके ऑफिस से हटा दिया जा सकता है। समझे? दोस्तों ये हो गया कि भाई इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। ये अब हम बता रहे हैं इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा कैसे बढ़ सकता है। ये तब तक अपने पद पे रहेंगे, है ना। ये तब तक अपने पद पे रहेंगे जब तक कि आगे वाला उपराष्ट्रपति चुनकर अपना पद ग्रहण न कर ले। Until his successor assumes charges। तो वही वो 5 साल से ज्यादा कैसा हो सकता है कि दोबारा से री इलेक्ट होकर, है ना, री इलेक्ट हो जाए, तब उनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे को बढ़ा दिया जाएगा। या फिर 5 वर्ष से कम कैसे उसका कार्यकाल हो सकता है? तो वो तब हो सकता है जब वो क्या कर दे? रिजाइन कर जाए। जब वो रिजाइन कर जाए और अपना रेजिग्नेशन किससे सौंपेंगे? प्रेसिडेंट को। या फिर उन्हें हटा दिया जा सकता है अब उनके ऑफिस से किसी भी समय पर। देखो, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज होता है, तो वही वाइस प्रेसिडेंट का जो हटाने के लिए वो रिमूवल का यूज होता है। इनको रिमूव किया जाता है तो वही प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है। समझे? जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई क्या देखा कि इनको हटाया जा सकता है किसी भी समय पे, तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी तो हमें मालूम होनी चाहिए, है ना। इनका रिमूवल कैसे किया जाता है तो यह भी हमें पता होना चाहिए। इनका रिमूवल जो किया जाता है वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 67 क्लॉज बी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनको हटाया जाता है अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज बी। आर्टिकल 67 क्लॉज बी के तहत इनको हटाया जाता है।
आर्टिकल 67 क्लॉज बी के अंतर्गत इन्हें हटाया जाता है। और इन्हें हटाने, है ना, इन्हें यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता रहनी चाहिए। क्या? सबसे पहला कि इनको हटाने का जो रेजोल्यूशन है दोस्तों, जो रेजोल्यूशन है उसको किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? क्या उसको लोकसभा में लेकर आया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का रेजोल्यूशन? तो दोस्तों इसका आंसर है कि उसको जो हटाने का रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओनली इन राज्यसभा, है ना। इनको हटाने का जो रेजोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है ना। इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, यह आपने याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो वही इनको हटाने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसेस है इनको हटाने का। सबसे पहले तो जब अगर इनको हटाना होगा, सबसे पहले मेरे को बताओ कि भाई ग्राउंड क्या है जिनके बेस पे इनको हटाया जा सकता है। व्हाट आर द ग्राउंड्स? ग्राउंड्स क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। नो ग्राउंड्स मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है इनको हटाने से रिलेटेड। अब यह कौन डिपेंड करेगा, यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हाँ इनको हटाने के लिए ये ग्राउंड सूट कर रहा है, कि हाँ भाई इन्होंने यह एक्शन लिया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर इनके द्वारा जो कोई भी कार्य किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो करके इन्हें हटा देना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी कौन? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा ही है जिसमें इनको हटाने का जो रेजोल्यूशन है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो हम पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि इनको इनको है ना, यह डिसाइड कौन करता है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया तो इसको भी ग्राउंड मान सकती है पार्लियामेंट इनको हटाने के लिए, या ये किसी करप्शन के चार्जेस इन पे लगे हुए हैं उसको भी ग्राउंड मान सकती है इनको हटाने के लिए। इट इज अप टू द विजडम ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज अप टू द विजडम ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब आ जाती है प्रोसेस की। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले इनको 14 डेज का नोटिस दे दिया जाएगा। 14 डेज प्रायर नोटिस शुड बी गिवन। इनको 14 दिन का अंतरिम नोटिस, इनको 14 दिन का नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई उपराष्ट्रपति साहब अपना रेजिग्नेशन दे दो। अगर आप रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो हम आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? इनको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? या तो आप रिजाइन कर जाए या फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाओ, है कि नहीं। तो 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अगर तो उन 14 दिनों के भीतर भीतर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन नहीं करते हैं, है ना, इस 14 दिन के नोटिस पीरियड में, इस 14 दिन के नोटिस में पीरियड में अगर तो वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजाइन, अगर रिजाइन ना करे तो फिर स्टेप 2 क्या रहेगा? तो उसके बाद राज्यसभा रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर सकती है राज्यसभा में इनको हटाने के लिए। ओके, तो फिर इनको हटाने के लिए रेजोल्यूशन लेकर आया जाएगा। इनको हटाने के लिए रेजोल्यूशन लेके आ जाएगा किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। और राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास करती है अभी किस मेजोरिटी के साथ? ये इंपॉर्टेंट है, किस मेजोरिटी के साथ?
इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। किस मेजोरिटी के साथ भाई? इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। इफेक्टिव मेजोरिटी, अगर मैं बात करूं दोस्तों, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है मोर देन, इंपॉर्टेंट है भाई, मोर देन 50% ऑफ दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, दी देन मेंबर्स ऑफ अ हाउस। दी देन मेंबर्स ऑफ अ हाउस। अब दी देन मेंबर्स ऑफ हाउस का क्या मतलब है ना? ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, मैं इसको समझाता हूँ, अभी समझाता तुरंत। 1 मिनट आप दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्या है? रेजुलेशन है ना, रेजुलेशन लेकर आया जाएगा, फिर राज्यसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्यसभा में इनको हटाने के लिए, और ये रेजुलेशन पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से ये रेजुलेशन पास हो जाता है दोस्तों, इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर ये रेजुलेशन पास हो जाता है, तो फिर इस रेजुलेशन को मूव कर दिया जाता है सेकंड हाउस में, दूसरे हाउस में, यानी लोकसभा में। ओके, राज्यसभा में तो इनको हटाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, फिर इसको मूव कर दिया जाता है, इस रेजुलेशन को मूव किया जाएगा कहां पर? लोकसभा में, लोकसभा में। तो वही लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा दोस्तों इस रेजुलेशन को पास करेगी ऑर्डिनरी मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी के साथ। सिंपल मेजोरिटी के साथ। दोस्तों ये मेजोरिटी आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी हमने डिस्कस कर रखा हुआ है, मेरे ख्याल से 3rd लेक्चर है हमारा, वहां पे आप इन सभी मेजोरिटीज को हमने डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अभी मैं इफेक्टिव मेजोरिटी दोबारा से बता देता हूँ क्या होती है इफेक्टिव मेजोरिटी दोस्तों। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है हमने कहा मोर देन 50% ऑफ दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो है दी देन मेंबर्स ऑफ हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज, दी देन मेंबर्स ऑफ हाउस। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है, इसका मतलब समझो, मान लो लोकसभा की अगर मैं बात करूं, लोकसभा की अगर मैं बात करूं, तो जिस दिन मान लो इनको हटाने के लिए वोटिंग होनी है रेजोल्यूशन पर, उस दिन मान लेते हैं लोकसभा में टोटल कितने सदस्य है भाई? 545 है। उस दिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 145 क्या है? अब्सेंट है। जिस दिन रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होनी है उस दिन 145 अब्सेंट है, तो बच्चे कितने? 400, जो कि क्या है? प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है। अब इस 400 में से भी मान लो 100 ऐसे हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, जो वोट नहीं कर रहे हैं, तो वोटिंग कितनों ने करी? 300 ने वोटिंग करी। हमने कहा है कि 50% ऑफ दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। कहने का मतलब है जिस दिन रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी उस दिन जितने भी मेंबर्स होंगे प्रेजेंट हाउस में, जितने भी प्रेजेंट होंगे हाउस में, उनका 50% से अधिक, तो इनका 50% कितना हो गया? इंटू 50% वो हो गया 200, है ना? 200, मोर देन 200 मतलब कि मोर देन 200 में एक जोड़ दो तो मोर देन 200 हो गया। तो इस एग्जाम्पल से हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी क्या बनती है? 201। ओके, यहाँ पे जो सिंपल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी जो होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ दी देन सॉरी मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर यहाँ पे जैसे वोट कर रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी में क्या चलता? सिंपल मेजोरिटी में चलता मोर देन 300। प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट में भी वोट कितने कर रहे हैं? उनका 50%, उनका 50%। तो सिंपल मेजोरिटी के लिए हम ये वाला डेटा लेते हैं, तो वहीं इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए ये वाला डेटा चलेगा, यानी कि जो प्रेजेंट होंगे उस दौरान, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 150 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 151। तो देखो डिफरेंस आ गया ना सिंपल मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी में, तो हार्ड कौन सी होगी? इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई। ओके, तो जो हमने यहाँ पे बात करी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से उनको हटाया जाएगा कहाँ पे? रेजोल्यूशन, है ना, पास किया जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी से कहाँ पे? राज्यसभा में। तो ही लोकसभा में अगर हम बात करें तो सिंपल मेजोरिटी चलेगी।
लोकसभा भी अगर पास कर दे तो इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति को, है ना। तो ये है, ये आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने। आर्टिकल 67 क्लॉज बी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड टू दी वाइस प्रेसिडेंशियल रिमूवल। इसके बाद है हमारा दोस्तों वैकेंसी इन वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये चीजें नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे ये चीजें नहीं आएगी। वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखो, वैकेंसी जो होगी वो दो तरह से क्रिएट होगी। वैकेंसी जो होगी दोस्तों वो दो तरह से क्रिएट होगी। एक होगी तब जब ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा, 5 वर्ष का समय हो गया, तो उस 5 वर्ष का समय, उनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्षों का है। अगर वो 5 वर्षों तक अपने पद पे रहे तो 5 वर्ष के बाद वो अपने पद पे नहीं बने रहेंगे, तो फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, है ना। तो वही, और क्या बेस है जिससे कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, तो वो है सबसे पहले जब वो रिजाइन कर जाए, जब वो रिजाइन कर जाए, है ना, जब उनको रिमूव कर दिया जाए, जब उनकी डेथ हो जाए अगर अपने कार्यकाल के दौरान, या फिर अदरवाइज, या फिर अदरवाइज। अदरवाइज ये चीज देखना दोस्तों बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में हमने स्टडी किया था। अदरवाइज में मतलब व्हेन ही इज डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, जब डिस्क्वालीफाई हो जाए टू होल्ड ऑफिस, या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, तब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन एक वैकेंसी तब क्रिएट होगी जब मान लो उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, कितना है, 5 वर्ष का। जब यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे मान लो इलेक्शन अभी हुए नहीं होंगे, इलेक्शन अभी हुए नहीं होंगे, और 5 वर्षों के बाद इनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया, यानी कि इस पॉइंट में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में। जब ऐसा हो, ये होगी नॉर्मल सिचुएशन दोस्तों, ये होगी नॉर्मल सिचुएशन। जब ऐसा है तो इसमें, तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया हुआ है कि ऐसे में 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए। हेर इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी is held before the completion of his tenure। यानी कि टेन्योर के समाप्त होने से पहले पहले इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए जाने चाहिए। इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है इनका इलेक्शन। ओके, तो बाई चांस कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा है कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवा ले और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। ओके, लेकिन सपोज मान लो सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही, मान लो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगी हुई है इंडिया में, तो उस दौरान मान लो किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से डिले हो जाए
वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस केस में उस केस में अगर तो टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट ना करवा पाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उस केस में फिर तब तक यही जो भी वाइस प्रेसिडेंट इस दौरान होंगे, तो यही वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पे बने रहेंगे, यही वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना होकर, या अगला उपराष्ट्रपति चुनाव जीतकर अपना पद ग्रहण ना कर ले इस केस में। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर उनकी डेथ हो जाए कार्यकाल के दौरान, अगर उनकी डेथ हो जाए कार्यकाल के दौरान, या उनको हटा दिया जाए आर्टिकल 67 क्लॉज बी के तहत, या वो रिजाइन कर जाए, अपने रेजिग्नेशन सौंप दे प्रेसिडेंट को, या कोई भी और कारण हो सकता है, ऐसे में देखो यहाँ पे पता है कि 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा, फिर वैकेंसी क्रिएट होगी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मालूम है कि भाई हाँ, हमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करना है, लेकिन माँ डेथ का थोड़ी ना पता होगा कब डेथ हो जाएगी, है ना। रेजिग्नेशन का थोड़ा ना पता होगा, आज वाइस प्रेसिडेंट सही है अपने ऑफिस में, कल को उनका मूड हुआ भाड़ में गई, है ना, भाड़ में गई वाइस प्रेसिडेंटशिप, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो ये इंस्टेंट होगा। केस चला है ना, तो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो ये तुरंत एक्शन है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जब इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है ना, जब इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है, तो इस तरह से है ना, जो इलेक्शन हो गए, जो इलेक्शन करवाए जाएंगे, फिल दी वैकेंसी इज हेल्ड, यहाँ पे देखना, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, यह इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के केस में अगर तो वैकेंसी इस तरह से क्रिएट होती है दोस्तों, वहां पे 6 मंथ का टाइम दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवा ले। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये जल्दी टाइम पीरियड जहाँ पे नहीं दिया होता है, ये लूप होल हो गया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 3 साल, 4 साल, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि एज सुन एज पॉसिबल की कोई डेफिनेशन नहीं। समझ गए आप। तो वही इस केस में दोस्तों क्या होता है, जब वे नहीं रहे, है ना, जब वे उनका वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, इस केस में है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट मेन तौर पे ये किसका कार्य, किसका फंक्शंस कर रहे होते हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ये कार्य कर रहे होते हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो उस दौरान जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो इनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो इनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। ओके, समझे। या फिर देखो, ये तो हो गया कि इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी और कैसे क्रिएट हो सकती है इसमें, वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है इसमें, क्या हो गया, ओके। अब इसमें समझो कि वैकेंसी और कैसे क्रिएट हो सकती है। इस केस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है तब जब वाइस प्रेसिडेंट जब वाइस प्रेसिडेंट
क्या हो जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे होंगे। जब वे प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे होंगे दोस्तों, उस दौरान भी तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ना। सही है। मान लो प्रेसिडेंट नहीं है अपने कार्यालय में, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है, उस वैकेंसी को फिल कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फंक्शंस डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे, वैसे ही है ना उस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, यानी कि वे राज्यसभा के चेयरमैन उस दौरान पे नहीं रहेंगे, है ना। तो यानी कि इस तरह से भी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस केस में, है ना, इस केस में वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को कौन फिल करेगा? इस केस में जो डिप्टी चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होंगे, है ना, ये करेंगे डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, समझ गए। तो वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है, ये देखो। अगर उनकी डेथ हो जाए कार्यकाल के दौरान, या उनको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, या रिजाइन कर जाए, या वे डिस्क्वालीफाई हो जाए अपना पोस्ट संभालने के लिए, या उसके इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, या तब हो सकती है जब वे एक्टिंग प्रेसिडेंट हो, जब वे प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे होंगे। तब जब वे प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे होंगे, तो उस दौरान पे वे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का ही फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के फंक्शंस उस दौरान डिप्टी चेयरमैन डिस्चार्ज करेंगे। समझ गए भाई? आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ओके, तो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस देखना है। जैसे कि हमने कहा कि हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कहां से अडॉप्ट करा है? यूएसए से। ओके, तो यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट की यूएसए में क्या प्रोविजन है, छोटा सा डिफरेंस देखना है, और इंडिया में क्या प्रोविजन है। इंडिया में क्या प्रोविजन है और यूएसए में क्या प्रोविजन है। ओके, अगर तो मान लो यूएसए में क्या होता है कि मान लो प्रेसिडेंट की ऑफिस में प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है, वो खाली हो जाए अगर प्रेसिडेंट्स ऑफिस फॉल्स वैकेंट, है ना, तो इस केस में इस वैकेंसी को फिल करने कौन पहुंच जाएंगे? इस वैकेंसी को फिल कौन कर देंगे वहां पे? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एज इट इज हमने भी अडॉप्ट कर रखा है। इस वैकेंसी को फिल कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट फिल करेंगे इस वैकेंसी को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट फिर क्या क्या करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे भी एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या बन जाएंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, अब इस दौरान मान लो यूएसए में जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है, यूएसए में प्रेसिडेंट का कार्यकाल मान लो 5 वर्ष। यूएसए में कितने का है? 4 वर्ष का, 4 इयर्स का। ओके, मान लो 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सपोज वहां के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, सपोज क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया हो। रिजाइन कर दिए तो ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होगी मान लो 1 साल बाद। अब इस वैकेंसी को, यहाँ पे वैकेंसी को फिल करने के लिए कौन चले जाएंगे? अब वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि ये वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए में। अब इस पॉइंट पे ये प्रेसिडेंट बनेंगे, तो यहाँ पे ये कितने समय तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट? यहाँ पे जो रिमेनिंग क्या है? 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? 3 इयर्स का टाइम पीरियड है, यानी कि ये क्या है? रिमेनिंग टाइम पीरियड है। ध्यान दें, ये रिमेनिंग टाइम पीरियड, रिमेनिंग टाइम पीरियड, इस रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ये क्या बनेंगे? वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट।
जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा, जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा प्रेसिडेंट का, उतने पीरियड के लिए ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे वहां पे यूएसए में। लेकिन इंडिया में ये चीज क्या है, इंडिया में ये चीज क्या है, इसको समझो। इंडिया में क्या चीज रहेगी दोस्तों, कि इंडिया में, इंडिया ने यूएसए से बोरो कर रखा है, अगर इंडिया में प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, मिले हमको, इंडिया में प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, फॉल्स वैकेंट, है ना, तो इस दौरान इस वैकेंसी को कौन फिल करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। एज इट इज जैसे यूएसए में है वही हमने भी अडॉप्ट कर रखा है, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सपोज इंडिया में, यहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, इंडिया में 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 years का। मान लो 1 वर्ष के दौरान कितना, आफ्टर 1 year भारत के राष्ट्रपति रिजाइन कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, रिजाइन कर जाते हैं, रिजाइन कर जाते हैं, तो वही वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएंगे, अब प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे इस केस में, है ना। तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए, है ना, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे कितने टाइम के लिए, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे कितने समय के लिए, तो कितने समय के लिए बनेंगे ये, 6 months मैक्सिमम, 6 months मैक्सिमम, 6 months मैक्सिमम। ओके, यह पता कैसे चला हमें भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर जब वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में ड्यू टू रेजिग्नेशन, है ना, ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, या उनका इम्पीचमेंट, या अदरवाइज, इन बेस से जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर तो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 months का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर ले। तो मैक्सिमम 6 month जो है उसके उतने के लिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ओके, तो ये है छोटा सा डिफरेंस इंडिया और यूएसए में प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आई होप दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की क्लास आपको भा गई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो एक काम और कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बने रहिएगा हमारे साथ। आज तक फ्रॉम हिमाचल, जय हिंद।